तो आइए शुरू करते हैं हमारी आगे की कक्षा। हमारी पिछली कक्षाओं में हमने लोकतांत्रिक राजनीति के पहले अध्याय सत्ता की साझेदारी का अध्ययन प्रारंभ किया हुआ है। सत्ता की साझेदारी पाठ का अध्ययन करते हुए हमने अब तक एक बार जो पढ़ा है उसका शॉर्टली रिवीजन कर लेते हैं। हमने ये देखा कि सत्ता की साझेदारी यानी कि बंटवारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किस प्रकार से इसका बंटवारा होता है। इस संदर्भ में हमने ये जाना कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि में सत्ता का विकेंद्रीकरण करना लोकतंत्र की बहुत ही आवश्यक विशेषता है। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि भाई ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण तो होता है, लेकिन सत्ता के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पड़ती क्यों है। सत्ता के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को समझने के लिए हमने दो देशों के उदाहरणों को समझा। पहला हमारा जो देश था वो था बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसमें अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले दो बड़े वर्गों में बटे हुए लोग रहते थे। लगभग 60% जनसंख्या डच भाषा बोलती थी और बाकी की 40% जो जनसंख्या थी वह फ्रेंच भाषा बोलती थी। अब भाषाई आधार पर इनका वर्गीकरण अलग अलग हो गया। इसी प्रकार आर्थिक आधार पर भी इनमें विषमता थी। ठीक इसके विपरीत जो राजधानी क्षेत्र था वहाँ पर जो समृद्ध कैटेगरी थी यानी कि फ्रेंच भाषी वो 80% लगभग रहते थे और 20% डच भाषी रहते थे। तो इन आधारों पर यहाँ पर एक बड़ा अंतराल दोनों वर्गों में देखने को मिला। ऐसा ही एक दूसरा अन्य उदाहरण हमने देखा, वह था श्रीलंका का। श्रीलंका में भी सिंहली, वहाँ की पर्टिकुलर तमिल जाति, भारतवंशी तमिल जाति और मुस्लिम 4 वर्ग समूहों के लोग रहते थे। अब सिंहली और वहाँ की पर्टिकुलर तमिल जो थे उनका बाहुल्य था और उन्होंने भी सत्ता में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अब सत्ता के प्रभुत्व स्थापित होते ही श्रीलंका में सिंहली जनजाति ने अपने मन मुताबिक कानून बनाना, दूसरों के हितों का दमन करना आदि प्रारंभ कर दिया। वे अपना वर्चस्व बढ़ाने लगे। तो इससे जो अन्य समूह थे वे असंतुष्ट हो गए और श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध की स्थिति ने जन्म ले लिया। तो देखो, एक समूह के द्वारा अपना वर्चस्व बढ़ाने पर गृह युद्ध की स्थितियां पैदा हो गई थी। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो बेल्जियम था उसने समझदारी से काम लिया और सत्ता के अंदर दोनों समूहों को बराबर अधिकार देने का प्रयत्न किया। केंद्रीय राजधानी क्षेत्र में फ्रेंच अधिक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने डचों के वर्चस्व को बराबर महत्व दिया और अन्य स्थानों पर जहां डच अधिक थे या यूँ कहें कि डच आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, फिर भी उन्होंने कई क्षेत्रों में फ्रांसीसियों के वर्चस्व को स्वीकार किया। यानी कि इन दोनों समूहों ने आपसी तालमेल के आधार पर सत्ता के अंदर संतुलन बना करके काम करना शुरू किया। तो यहाँ परिस्थितियाँ तनावपूर्ण नहीं हुई, शांतिपूर्ण बनी रही। फिर हमने आगे देखा कि चलो ठीक है, हमने 2 उदाहरणों से देख लिया कि जहाँ पर संतुलन बनाकर सत्ता का बंटवारा किया गया वहाँ पर तो क्या हुआ, शांति बनी रही, और जहाँ पर एक वर्ग ने अपना दबदबा बनाने की कोशिश की वहाँ पर गृह युद्ध की स्थितियाँ पैदा हो गई। अब इन दोनों स्थितियों को देखने के बाद हम ये समझें कि सत्ता में साझेदारी की ज़रूरी क्यों होता है, ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उदाहरणों से हम ये समझ चुके हैं कि जब तक सत्ता एक व्यक्ति, एक समूह के हाथ में रहेगी, दूसरा वर्ग, दूसरा समूह सदैव असंतुष्ट होता रहेगा, परिस्थितियाँ अशांति की ओर जाएंगी। लोकतंत्र की जहाँ तक बात है, हमने प्रारंभ में ही देखा था कि लोकतंत्र का प्रथम आवश्यकता क्या है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो लोकतंत्र की आत्मा भी सत्ता के विकेंद्रीकरण में ही निहित है। ठीक है ना, सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र की आत्मा निहित है। अब ये बात की जाए कि साझेदारी की आवश्यकता को हम ध्यान दें तो ये युक्तिपरक भी है और नैतिक तर्क भी है।
युक्तिपरक इसलिए है कि यदि तालमेल नहीं होगा तो अशांति फैलेगी, गृह युद्ध की स्थितियां बनेगी, जनता संतुष्ट नहीं होगी तो सत्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। तो ये तो है कि भाई अगर सत्ता चलानी है, शांतिपूर्ण ढंग से चलानी है, विकास की राह पर आगे बढ़ना है, तो युक्ति ये कहती है कि सभी वर्गों को, सभी समूहों को संतुष्ट करके देश हित में कार्य करते हुए सत्ता का विकेंद्रीकरण करना आवश्यक है। और नैतिक तर्क भी ये है कि भाई देखो, हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हम जैसी सभ्यता, जैसी संस्कृति में निवास करते हैं, वहाँ पर कभी भी ये प्रेफर नहीं किया जाता है कि हम दूसरे के हितों को अनदेखा कर दें या दूसरों को नुकसान पहुँचा करके, दूसरे का अहित करके अपना वर्चस्व बढ़ाएं। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साथ लेकर चलने वाले देश के निवासी हैं। तो इस आधार पर भी सभी का साथ, सभी का विकास, सभी के साथ लेकर के, सभी को संतुष्ट करके शासन व्यवस्था चलाना हमारा दायित्व बन जाता है। तो यह हमारे नैतिक तर्क में भी आता है कि सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण होना चाहिए, इसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। अब आगे हम बढ़ें तो हमारा टॉपिक था सत्ता की साझेदारी के रूप। कल हमने इसके पहले रूप के बारे में चर्चा की थी। देखो, सत्ता का विकेंद्रीकरण कई आधारों पर होता है, केवल प्रशासनिक या राजनीतिक तौर पर ही नहीं, सामाजिक, सामुदायिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में भी सत्ता का विकेंद्रीकरण पाया जाता है। इस बात को समझने के लिए ही आज हम आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सत्ता की साझेदारी के रूप। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय तक यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार और सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेने और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उसके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। देखिए, एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं हम, ठीक है। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उसके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती है। इसीलिए उसे लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। ठीक है ना। आगे बात की जाए तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें, जैसे कि शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षैतिज वितरण। ठीक है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में नवीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती ज़रूर है, पर संसद के अधीन कार्य करती है। संसद के अधीन कैसे कार्य करती है, इसको हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था कि यदि संसद कोई ऐसा कानून पारित कर देती है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार रखती है। ठीक है ना।
न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना इस बात को भी कि इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। नियंत्रण और संतुलन कैसे है? देखो कि जब देश की सरकार जो है इसके 3 मुख्य पार्ट थे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ठीक है ना। हम एक चार्ट बना लेते हैं। अब कार्यपालिका कानूनों को लागू करने का काम करती है, व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है, और कानूनों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। आप नोट कर लीजिए तीनों नामों को, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है, और न्यायपालिका कानूनों को न मानने वालों को दंडित करती है। या फिर कि देखो, न्यायपालिका के पास और भी अधिकार है कुछ, कि संविधान को संरक्षण प्रदान करती है, और यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका भी संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही हैं तो उन पर अंकुश लगाने का कार्य भी हमारी न्यायपालिका करती है। तो इसके कारण ही इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यदि संविधान से हटकर देश के कोई भी संगठन कार्य करेगा तो उस पर नियंत्रण किसका रहेगा? न्यायपालिका का। न्यायपालिका सर्वोच्च है, ऑफ कोर्स है, लेकिन संविधान के अनुसार ही सर्वोच्च बनेगी वो। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका ने अपनी मनमर्जी करनी शुरू कर दी। न्यायपालिका भी संविधान के अधीन रहकर कार्य करती है। हाँ, संविधान को संरक्षण कौन प्रदान कर रही है? हमारी न्यायपालिका कर रही है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। तो सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार हो। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहले केंद्रीय सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर प्रांत सरकार और फिर क्षेत्रीय सरकारें। भारत में इसका बंटवारा हम समझें तो सबसे पहले हमारी केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर हमारे जिलों के अंदर नगर पालिका, नगर निगम, स्थानीय निकाय जो होते हैं, और फिर क्षेत्रीय स्तरों पर ग्राम पंचायतें। क्लियर है सभी को? नोट डाउन कर लेना कि सरकार में भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। कैसे होता है? केंद्र, फिर राज्य, फिर जिलेवार, और फिर जैसे ये नगर पालिका, नगर निगम, स्थानीय शहरी निकाय और फिर स्थानीय ग्रामीण निकाय, ठीक है ना। तो इस तरह से सत्ता का बंटवारा निचले स्तर तक पाया जाता है। देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर तरह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। देश में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसे ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों में सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ है। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर पर सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। अब यहाँ पर भी ये बात अंडरलाइन करने लायक है कि ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहा जाता है? भाई, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है, केंद्र, फिर राज्य, फिर शहरी निकाय, फिर ग्रामीण निकाय आदि, ये कौन सा बंटवारा है? ऊर्ध्वाधर। उच्चतर और निम्नतर स्तर के निकायों के बीच सत्ता के
ठीक है, थोड़ा सा आप इसको ठीक से कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रकार जिसमें कि सत्ता का बंटवारा होता है। अब हम बात करें तीसरे स्टेप की, तो ये है हमारा सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। बेल्जियम में देखो सामुदायिक सरकार बनी थी जिसमें अलग अलग समुदायों का परसेंटेज फिक्स किया गया था कि भाई इस समुदाय के लोग इतने प्रतिशत सत्ता में रहेंगे, चाहे वे आर्थिक रूप से संपन्न है, विपन्न है, चाहे वे जैसे भी हैं, ठीक है ना। तो ये सामुदायिक सरकार का गठन जो है वो बेल्जियम ने किया था और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा बेल्जियम में आया था। आगे हम बात करें, कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और शासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगें। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे, यानी कि अब हम इसके बारे में और अधिक डिटेल से कहाँ पढ़ेंगे, इकाई 2 में। अगले रूप की बात करें तो सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीकों में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प ज़रूर रहना चाहिए, यानी कि दलीय व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, ऑप्शंस होने चाहिए। अगर आपके सामने ऑप्शंस नहीं हैं तो निश्चित है कि भाई आप एक ही विकल्प है आपके सामने और उसको चुनना है, तो फिर उसकी मनमानी तो होने लगेगी अपने आप ही। फिर वही राजतंत्र वाली सी स्थिति आ जाएगी कि भाई राजा ही सर्वे सर्वा है, तो राजा फिर किसी की क्यों मानेगा। राजा के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए, उस पर दबाव बनाने के लिए विभिन्न समूहों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार लोकतंत्र जैसी व्यवस्थाओं में भी सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए विपक्ष की आवश्यकता पड़ती है और चुनावों के समय हमें विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। जब सरकार काम कर रही है तब उस पर दबाव कौन बनाता है, विपक्ष बनाता है। सरकार के कार्यों की आलोचना करने का काम होता है ना विपक्ष का, उसकी गलतियों को उजागर करता है ताकि सरकार जो है वो गलतियां करने से बचे, अपना काम परफेक्टली करें, इसलिए विपक्ष जरूरी होता है, ठीक है ना। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठन हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता की भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और राजनीतिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। तो इसके अंतर्गत हमने क्या देखा, प्रतिस्पर्धा एक तो ज़रूरी है और दूसरा प्रतिद्वंदिता जो होती है तो वो क्या निश्चित कर देती है कि व्यक्ति के हाथ में सत्ता हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आज हमने सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत इसके साझेदारी के विभिन्न रूपों को पढ़ा और समझा। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय भली प्रकार समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर भी कोई बात समझने में दिक्कत आ रही है तो आप अपनी लाइव कक्षा के अंतर्गत इसके बारे में भी प्रश्न कर सकते हैं। यह पाठ यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। आपको ग्रुप में इसके प्रश्नोत्तर का एक PDF अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि आप अपने प्रश्नों को हल कर लीजिएगा।